नमस्कार, मैं पुष्पा लोधी प्रस्तुत हूँ नए चैप्टर के साथ। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण पर चर्चा करेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं अन्य चीज़ों के साथ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो पहला जो हमारा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार में अंतर, इसका पहला पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उन सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। दूसरा है क्षार, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, इनका स्वाद थोड़ा सा कड़वा लगता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अगर किसी अम्लयुक्त विलयन में हम लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये पुष्टि करते हैं कि जो विलयन है वह कैसा है, अम्लीय है ना। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। और क्षार इसका उलट करते हैं, मतलब लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। इसे याद रखने के लिए हम किसी एक को याद कर लेते हैं। जैसे हमने अम्ल को याद करने के लिए एक शब्द याद रखा, अनिल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। तो अनिल या अनीला अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें अम्ल याद हो जाता है और हम क्षार को उसके उल्टा करके क्षार में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद कर लेंगे। फिर अगला हमारा पॉइंट है, अम्ल जल में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन को हम H+ आयन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अम्ल जो हैं वो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्षार जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम OH- आयन कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए इस तरह से हम हाइड्रोनियम की जगह H+ और हाइड्रोक्सिल की जगह OH- आयन भी लिख सकते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं और क्षार धातु कार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करते हैं। उदाहरण की बात करें तो H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। और क्षार जैसे कि NaOH है या KOH है या CaOH2 है, ये सब कैसे हैं, क्षार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनमें अंतर कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। ऐसा क्या कारण है कि आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं हम कि जो आश्रित जल होता है वह आयनों में विघटित नहीं होता है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आयनों की जगह आयनों लिखना है। क्या लिखना है, आयनों। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, ये वाला जो शब्द है यहाँ पर हमें लिखना है आयनों। ठीक है, आयनों में विघटित नहीं होता है, इस कारण विद्युत का चालक नहीं होता। जबकि जो वर्षा जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होने के कारण ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है और अम्ल विघटित होकर विद्युत का चालन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को आंसर कर सकते हैं।
अगला हमारा जो प्रश्न है वो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण जो होता है वो विरंजन करने के काम में आता है। मतलब किसी चीज़ का अगर हमें कलर उड़ाना है, मतलब उसको कलर को हमें हटाना है, तो हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम है और सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण और इसका सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो कागज एवं कपड़ों के विरंजन करने में तथा कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण का मतलब होता है एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हुए अभिक्रिया करना। तो जब किसी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उसमें लवण और जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस समीकरण में आप देख रहे हैं NaOH की क्रिया HCl के साथ हो रही है। यहाँ NaOH क्या है? NaOH एक प्रकार का क्षार है और HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। तो क्षार की क्रिया किससे हो रही है? अम्ल से हो रही है और ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं? NaCl और H2O। NaCl क्या है? लवण है और H2O क्या है? पानी है। तो लवण तथा पानी का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार और H2SO4 अम्ल, इन दोनों के बीच क्रिया हो रही है और क्या बन रहा है? CaSO4 + H2O। CaSO4 या कैल्शियम सल्फेट क्या है? एक प्रकार का लवण है और H2O क्या है? पानी है। तो इस तरह से आप इन दोनों उदाहरणों की सहायता से उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझा सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? तो विलयनों में विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो चूँकि H+ आयन प्रदान करता है, इसलिए वह विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता है या विद्युत का चालन करता है। अगला हमारा प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में यूज़ होता है, पापड़ वगैरह में या किसी चीज़ को फुलाने में बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कागज साबुन उद्योगों में किया जाता है। साथ ही घरों में खाना बनाने में तो उपयोग होता ही है, साथ ही कुछ सफाई प्रोडक्ट्स में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो घरों में खाना बनाने के साथ साथ कुछ सफाई प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बेकिंग सोडा के ऊपर नींबू डाल दिया जाए तो वो जमी हुई चिकनाई को भी साफ़ कर देता है ना। तो कुछ इस तरह की साफ़ सफाई में भी घरेलू जो उपयोग करते हैं लोग वो इस तरह से कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? pH का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन। कोई भी विलयन है, कोई भी पदार्थ है, उसका अपना एक pH होता है और वो एक निश्चित pH पर ही काम करता है। जैसे हमने जब जैव प्रक्रम पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देखा था कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। मतलब उनका pH अगर 0 से 7 के बीच होता है तभी वो काम करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करते हैं। तो है ना, इसी तरह से हर एक चीज़ का अपना एक pH होता है। तो pH का महत्व बहुत अधिक है। इनमें से कुछ दो महत्व आपके सामने हैं। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब एक बिल्कुल निश्चित परास होती है कि केवल इतने से इतने pH तक ही वो जीवित रह सकते हैं। जैसे हमारा जो पानी है
जो हम पीते हैं, एक अशुद्ध जल की अगर हम बात करें, शुद्ध जल की हम बात करें, तो शुद्ध जल या अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इससे कम या अधिक पीएच मान वाला जो पानी है वो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगला दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पीएच मान हो जाता है तो वो फसल जो है हमारी ख़राब हो जाती है ना। तो हर एक चीज़ जो है वो पीएच परास में ही काम करती है। अब ये पीएच स्केल है क्या? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल पर कुछ इस तरह के, जैसे मान लीजिए ये एक इस स्केल पर कुछ इस तरह के पॉइंट बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने पॉइंट होते हैं? 0 से लेकर 14 तक इसमें पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। और जो 7th पॉइंट होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7th नंबर है, इस 7th नंबर पर अगर कोई किसी भी चीज़ का पीएच मान अगर 7 आता है तो वो कैसा माना जाता है? वो माना जाता है उदासीन। कैसा माना जाएगा? उदासीन माना जाएगा। 7 से अगर पीएच मान बढ़ता है, माने 7 से ज़्यादा और 14 से कम, 7 से 14 के बीच में अगर पीएच मान होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। मतलब क्षारकता का जो मान है वो 7 से 14 की ओर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है जिसका पीएच मान 8 है और एक दूसरा विलयन है जिसका पीएच मान 10 है, तो कौन अधिक क्षारीय होगा? तो जिसका मान ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। मतलब जिसका पीएच मान 10 है वो ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम उल्टी दिशा में बढ़ते हैं, उल्टी दिशा में मतलब कैसा? 0 से 7 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अम्ल जो है, अम्ल की जो अम्लीयता है वह मान घटने के साथ बढ़ती है, मतलब उल्टी तरफ बढ़ती है। जैसे मान लीजिए एक विलयन ए है जिसका पीएच मान कितना है? 2 है। दूसरा विलयन है जिसका पीएच मान 5 है। ठीक, तो मान लीजिए ये विलयन जो है ये बी नंबर का विलयन है। तो एक ए विलयन का पीएच मान 2 था, बी विलयन का पीएच मान कितना था? 5 था। तो अब ये प्रश्न आता है कि कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? तो इस अम्लीयता की पहचान क्या करेंगे? जैसे जैसे घटते जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो चूँकि ए विलयन का मान बी की अपेक्षा कैसा है? कम है। ये 2 है और ये 5 है ना। तो 2 छोटा है, तो अम्लीयता कब बढ़ रही है? जब मान कैसा है? कम है ना। तो जो 2 पीएच मान वाला ए विलयन है वो ज़्यादा अम्लीय होगा, किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। जबकि क्षारकता के साथ इसके ठीक उल्टा है कि जिसका मान ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। इसे ही हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से दर्शाना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो नमी के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है और जम जाता है। यही कारण है कि इसे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आधार की जगह है आर्द्रता, यहाँ पर हमें रखना है आधार की जगह क्या है? आधार की जगह यहाँ पर है आर्द्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर्द्रता लिखना है। आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है, मतलब उसको एयर टाइट करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पानी ज़्यादा मिल जाएगा
तो वो क्या हो जाएगा, नमी को अवशोषित करके वो कैसा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, एकदम कठोर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो वो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो कैसा हो जाता है, नमी पकड़ता है तो वो कैसा हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिप्सम में परिवर्तित हो गया होता है ना। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। मतलब इसमें एक अणु क्रिस्टलन के जल का पाया जाता है और जब यह 3H2O के साथ क्रिया करता है तो यह जिप्सम में और POP में केवल जल के अणुओं का अंतर होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पर था 1H2O, अब वहाँ क्या हो गया है, 2H2O हो गया है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब दूध जो है हमारा खट्टा हो जाता है, दही में बदल जाता है, तो दही कैसा हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। और हमने क्या कहा था, खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है ना। तो pH मान में क्या परिवर्तन होगा? अभी हमने देखा कि pH मान कम होता है तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, माने अम्लता बढ़ गई, माने pH मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, किंतु दूध का दही में परिवर्तन होने से लैक्टिक अम्ल की सांद्रता हो जाने के कारण इसका pH मान घट जाता है और वह और अधिक अम्लीय हो जाता है। ठीक है, इसको हमें इस तरह से सॉल्व करना है। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, जो बर्तनों से अभिक्रिया कर सकते हैं और विषाक्त पदार्थ बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाने चाहिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक्वारेजिया क्या है? आपने देखा होगा कि जो सोनी लोग होते हैं वो आभूषणों को गलाने के लिए एक विशेष प्रकार के तेजाब का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि ये तेजाब डाल रहे हैं और वो जो सोना होता है वो तुरंत गल जाता है ना। तो वो जो उपयोग करते हैं उसी का नाम एक्वारेजिया है। एक्चुअल में एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया 2 तरह के अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। अब ये 2 अम्ल कौन कौन से हैं? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। इन दोनों अम्लों को जब हम 1:3 मतलब 1 भाग लें किसका, HNO3 का, और 3 भाग लें किसके, H2SO4 के, और इन दोनों को हम क्या करें, मिला दें, तो हमें जो मिश्रण मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्वारेजिया कहेंगे। और इसका उपयोग आभूषणों को या सोने चांदी के आभूषणों को गलाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो जैसे कि अभी हमने पाया कि जिप्सम
फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। जिप्सम को 100 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो अभी हमने इसका उल्टा देखा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी को ग्रहण करके क्या बना रहा था, जिप्सम बना रहा था। और अब अगर इस जिप्सम को हम 100 अंश सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और जल के अणु बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है धावन सोडा क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण गुण तथा कोई 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। धावन सोडा क्रिस्टलन जल की 10 अणु युक्त सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर जो है ये है नहीं लिखना है ना। तो धावन सोडा क्रिस्टलन के जल की 10 अणु युक्त सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो सूत्र है वो है Na2CO3.10H2O। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और जल में विलेय होता है, जल में घुल जाता है। इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में या कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारे छोटे छोटे प्रश्नों को कवर करेगा। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, चाहे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाएं, चाहे आपके सत्ता शब्द में आ जाएं, चाहे आपके रिक्त स्थान में आ जाएं या जोड़ी के रूप में आ जाएं, तो ये आपके विकल्पिक प्रश्नों को कवर करेंगे। आप इनको याद करिए। पहला हमारा प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान हमने अभी बताया था आपको कि कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल की जगह अगर अशुद्ध जल आता है तब भी पीएच मान 7 ही होगा, लेकिन अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीयता जो है वो 7 से नीचे होती है, मतलब अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तब अम्लीय विलयन कहलाए। अगला हमारा प्रश्न है नेटल एक शाकीय पादप है जिसके डंक से अम्ल का स्राव होता है, उस अम्ल का नाम बताना है। तो नेटल नामक जो पौधा होता है उसके डंक से मेथनोइक अम्ल बनता है। एक्चुअल में ये डंक नहीं होता है, ये क्या होते हैं, पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे से कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, और ये कांटेनुमा संरचनाएं अगर हमारे शरीर में छू जाती हैं तो उन कांटेनुमा संरचनाओं से मेथनोइक एसिड स्रावित होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके जलन उत्पन्न करता है ना। ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं। तो जल तथा लवण बनाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला है यहाँ पर ये जो है ये मिसप्रिंट है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जगह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर यहाँ पर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O 1/2H2O। ठीक है, इसमें आधा अणु जो है वो क्रिस्टलन के जल का पाया जाता है। कभी कभी एक H2O भी लिखा हुआ मिल जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन जो एक्यूरेट अगर हम बात करें तो एक्यूरेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4.12H2O या 1/2H2O होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इनको हमें याद रखना है। ठीक है,
अगला हमारा जो प्रश्न है वो है चाकू द्वारा आसानी से काटी जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो ऐसी धातु जो चाकू से काटी जा सकती हो वो क्या है, सोडियम है ना। अपच का उपचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, एंटासिड। एंटासिड जो होता है या एंटी एसिड जो होता है वो अपच का उपचार करने में यूज़ होता है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर से इन प्रश्नों को तैयार करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर के आपके जो नंबर हैं वो आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू।